स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ दिनों में 2-4 लोगों ने एक प्रश्न किया, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया कि मंगल जो हैं, उनकी 8वीं दृष्टि क्या होती है? इसको समझने या समझाने का प्रयास करें। एक प्रश्न उठा कि शनि जो हैं, वो तीसरी और 10वीं दृष्टि से देखते हैं और वहीं से काम होता है। एक जातक का प्रश्न ये भी था कि अगर कोई क्रूर ग्रह कहीं पर दृष्टि प्रभाव दे रहा है, तो उसको किस रूप में लिया जाए, शुभ या अशुभ? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अगर हमने सही में कुंडलियों को समझना है, तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं ग्रहों की दृष्टि से ज़्यादा मायने रखती है राशियों की दृष्टि। ये सबसे पहली चीज़ है। होता क्या है कि हम एक-दूसरे को सुन लेते हैं कि हाँ, मंगल के पास चौथी पूर्ण दृष्टि है, शनि के पास तीसरी 10वीं पूर्ण दृष्टि है, गुरु के पास 5वीं 9वीं पूर्ण दृष्टि है, राहु के पास 5वीं 9वीं पूर्ण दृष्टि है। लेकिन पूर्ण दृष्टियों से हटकर भी जब हम इंडिविजुअली कभी चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टियों में, तो वहां पर भी मेंशन्ड है कि ग्रह बाकी के घरों को, किसी को 1/4, किसी को 1/3, किसी को आधा और किसी पर्टिकुलर को पूरी तरह से देखेंगे। जैसे कि सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी तरीके से 3 स्पेशल ग्रह जो है शनि, गुरु और मंगल, उनको स्पेशल दृष्टियां दी हैं जो कि फुल एस्पेक्ट मानी जाती है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात जो समझना जरूरी है वो समझिए कि आपकी कुंडली में जब कोई ग्रह किसी जगह पर दृष्टि देता है, तो वहां पे चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है, वो उस भाव के कितने करीब पे जाकर उसे दृष्टि दे रहा है, या जिस ग्रह के ऊपर वो दृष्टि देना चाह रहा है वो उस भाव में, उस डिग्री में बैठा भी है या नहीं बैठा। क्योंकि जब कभी भी ग्रहों की डिग्रियां आती हैं, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को साथ में लेकर काम करती हैं। लेकिन जब राशियों की दृष्टियां आती हैं, तो राशियों की दृष्टि कभी भी कोई लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और इसके ऊपर बहुत ही कम चर्चाएं देखने को मिलती हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गिनती में 2 या 4 लोगों ने ही शायद अपने वीडियोस में कभी इसके ऊपर चर्चा की होगी। इनमें से एक श्री संजय रथ जी होंगे। क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र जितने लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि राशि की दृष्टि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्यों और कैसे, इसके लिए आपके सामने कुछ अंश है, उसको सामने रखता हूं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 8 एस्पेक्ट्स ऑफ द साइन, राशियों की दृष्टि। अब ये राशियों की दृष्टि क्या है, पहले एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पे ये बात कही गई है कि एक मूवेबल साइन को हम हिंदी में कहते हैं चर राशि, यानी कि मेष राशि, 4 नंबर की कर्क राशि, इसी तरीके से 7 नंबर की आपकी तुला राशि और 10 नंबर की आपकी मकर राशि, इन्हें चर राशि कहते हैं। एक मूवेबल राशि जो होती है वो तीन फिक्स्ड साइन को देखती है। 3 फिक्स्ड साइन से मतलब है कि जो स्थिर स्वभाव की राशियां हैं, उनके ऊपर उन राशियों की दृष्टि काम करती है। अब ये राशियों की दृष्टि जो काम करती है, इसके प्रभाव को समझने के लिए पहले इस बात को समझना है कि जब कभी भी कोई सी भी चर राशि मूवेबल साइन एस्पेक्ट करती है, तो वो राशि अपने जस्ट बाजू वाली फिक्स्ड राशि को, जैसे कि सपोज मेष राशि है, उसके बाजू में फिक्स्ड साइन जो है स्थिर राशि, वो है वृषभ, तो कभी भी मेष राशि वृषभ राशि को नहीं देखेगी। उसे छोड़कर जो बाकी बची हुई 3 स्थिर राशियां हैं, फिक्स्ड साइन है, कौन कौन सी होंगी? 2 नंबर के बाद आता है 5 नंबर सिंह राशि, इसके बाद आता है आपका 8 नंबर वृश्चिक राशि, और इसी के साथ साथ आता है आपका 11 नंबर कुंभ राशि। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ग्रह मेष राशि में बैठा है, भले उस ग्रह की दृष्टि हो या ना हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सिंह राशि के ऊपर, सिंह राशि में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर, वृश्चिक राशि में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर, और कुंभ राशि में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर जो आपकी मेष राशि है उसका प्रभाव है। और अगर उस मेष राशि में कोई सा ग्रह बैठ गया है, तो उसका भी प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। यहां पर इस कंसेप्ट को महर्षि पराशर जी ने भी, और साथ ही साथ आगे जाके जैमिनी जी ने भी इस्तेमाल किया है, और ये कंसेप्ट इतना
कोर कंसेप्ट है जिसपे कि ये चीजें डिसाइड होती हैं कि एक भाव किसी दूसरे भाव से किस तरीके से प्रभाव को लेता है और कार्य करता है। ये कंप्लीट टेबल है, आप चाहे तो ये टेबल को नोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेष राशि में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो ग्रह कहीं ना कहीं सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि को प्रभावित करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर उसमें तो कोई ग्रह बैठा ही नहीं, तब ये देखिए कि मेष राशि आपकी कुंडली में कहां आई है। सपोज करिए कि मेष राशि किसी की कुंडली में लगन में आई है, तो मेष राशि यानी कि जो लगन है वो भाव, पहला भाव जो है उसका एक संबंध नेचुरली पंचम से बनेगा। पहले का एक नेचुरल संबंध एस्पेक्ट से पंचम भाव में सिंह राशि से बनेगा। ठीक है, फिर पहले भाव में मेष राशि है, अष्टम भाव में स्कॉर्पियो है ना, वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है। उसके बावजूद मेष राशि वृश्चिक राशि जहां भी बैठी है, अष्टम में बैठी है, तो उस पर अपनी नजर बनाए हुए रहेगी। जो पहला भाव है उसमें बैठी हुई मेष राशि 11वें भाव पर भी अपनी नजर बनाए हुए होगी। अब यहां पे नजर बनाए हुए का मतलब यह होता है कि जब कभी भी कोई ग्रह, जब कभी भी कोई राशि किसी भाव में बैठकर दूसरी राशियों पर, दूसरे ग्रहों पर दृष्टियां डालती हैं, तो उन्हें स्ट्रांगली इस बात का ज्ञान होता है कि उस पर्टिकुलर हाउसेस के अंदर की स्थितियां, परिस्थितियां क्या है। या हम इसको इस तरीके से भी अप्लाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर हाउस जो है वो कितने हाउसेस को किस तरह से इंपैक्ट करेगा। मान लीजिए वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के अंदर जो क्षमता है वो है कैंसर, कर्क राशि को प्रभावित करने की, लिब्रा आपके तुला राशि को प्रभावित करने की, और कैप्रिकॉर्न आपके मकर राशि को प्रभावित करने की। तो ये क्या दर्शा रहा है, थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर आप हाथों से कुंडलियों को बनाएं और फिर अप्लाई करके देखें तो आपको एक बात समझाता हूं। देखिएगा, मेष राशि का अगर लगन उदित हो जाए तो वो मेष राशि का लगन व्यक्ति में पंचम की क्षमता देगा। प्रेम हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव उससे जुड़ा हुआ है। तो पहला भाव जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि, राशि दृष्टि के द्वारा पंचम के साथ, प्रेम के साथ, बच्चों के साथ, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाएगा। उसी तरीके से आपका अगर मेष लगन है तो उसके अंदर अष्टम भाव के प्रति, आठवां भाव के प्रति भी चीजें नेचुरली आएंगी। क्यों? एक्सप्लोर करने वाले लोग सबसे ज्यादा हम क्यों बोलते हैं कि मेष राशि से आते हैं, मेष लगन से आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि वो लगन की वो राशि अष्टम भाव पे अपना प्रभाव रखती है, चीजें खोजना चाहती है, ये रीजन है वहां पर। इसी तरीके से लाभ बनाने के लिए, क्योंकि 11th साइन जो है 11वें भाव के ऊपर आने वाली राशि जो है उसका प्रभाव रहेगा यदि मेष लगन है तो। अब देखिए, अगर वृषभ लगन मिल जाए किसी को अपने जन्म में तो क्या प्रभाव होगा। वृषभ का जब जन्म आएगा तो वृषभ राशि जब लगन में बैठेगी तो व्यक्ति का तीसरा भाव जो कि डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि कम्युनिकेशंस है, उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेगी, नेचुरली कनेक्ट कर लेगी। वहां कोई ग्रह बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि नहीं दे रहा होगा, उसके बावजूद भी करेगी। इसी तरीके से जो आपका लगन में बैठी हुई वृषभ राशि है वो छठे भाव में बैठे हुए, आपके छठे भाव में कौन सी राशि आती है? तुला राशि आती है। तो छठे भाव में बैठे हुए तुला राशि को भी लगन अपने साथ प्रभावित करते हुए चलेगा। रोग की क्षमता, रोग को अपने आप ही नेचुरली पाने की क्षमता वृषभ लगन में इसलिए और बढ़कर पाई जाती है क्योंकि वहां पे लगन जो है वो खुद छठे को कनेक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से जब वृषभ लगन उदित होता है तो वृषभ लगन में 2 नंबर की राशि लगन में आने की वजह से नवम भाव जो कि हमारे हायर लर्निंग्स का है, हमारे धर्म का भाव जिसे हम कहते हैं, उसके साथ उसका संबंध बन जाता है। और वहां पे भी कौन सी राशि है? कर्म की राशि आती है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो श्री कृष्ण जी की कुंडली वृषभ लगन की कुंडली थी। युद्ध के प्रति उनकी जो एक तरीके से नीति थी वो बहुत ही सिंपल सी थी कि डायरेक्टली कोई फाइट नहीं हुई। फर्स्ट का कनेक्शन 6th से है लेकिन सौम्य ग्रहों के द्वारा, इसीलिए किसी प्रकार के उग्र रूप से युद्ध में आने की कोई बात नहीं हुई। वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र है, सौम्य ग्रह, और छठे भाव में आने वाले जो तुला राशि है उसके स्वामी भी शुक्र है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सौम्यता के साथ उस युद्ध के अंदर अपने आप को उतारा। और दूसरी चीज को देखिए, साहस, पराक्रम, तीसरा भाव, कम्युनिकेशन, तीसरा भाव, यह भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं नवम भाव जहां पे पूरा गीता का ज्ञान आता है वहां पे भी क्या बात कही जाती है? कर्म ही कहीं ना कहीं धर्म है। क्यों? क्योंकि कर्म की राशि 10 नंबर की राशि धर्म के भाव में आके बैठी हुई है। अब लगन इस बात को अच्छे से इशारा कर रहा है, फर्स्ट हाउस इस बात को बहुत अच्छे से इशारा कर रहा है कि उसका कनेक्शन तीसरा और छठा और नवम भाव से नेचुरली बना हुआ है। इसलिए जब वृषभ लगन में जन्म होता है तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस, 6th हाउस
और 9th हाउस का कनेक्शन उस लगन के साथ नेचुरल स्थापित होता है। अब मान लीजिए कोई जेमिनी मिथुन लगन में जन्म ले ले, तो मिथुन लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो ज्यादातर नेचुरल कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इनका जो रवैया रहेगा वो बेसिकली इन 4 भाव के प्रति उनकी सजगता ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? भले वहां कोई ग्रह बैठे या ना बैठे, लेकिन लगन में बैठी हुई वो राशि जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस पर्टिकुलर हाउसेस में जहां पर की वो राशियां आएंगी, कौन सी आएंगी? अगर मिथुन राशि की बात करें तो उसकी दृष्टि होती है कन्या राशि के ऊपर, उसकी दृष्टि होती है धनु राशि के ऊपर और मीन राशि के ऊपर। तो जब कभी भी द्वि स्वभाव राशियों के लगन बनते हैं तो ऐसे लोगों को अपना जो केंद्र है, अपनी खुद की स्टेबिलिटी है, केंद्र क्या होता है? स्टेबिलिटी, उसकी सबसे ज्यादा भनक रहती है, उसकी सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है, उसका सबसे ज्यादा ज्ञान रहता है। इस बात को समझिएगा। राशि की दृष्टि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें किस तरफ और कैसे जाना है। दूसरी चीज, अगर इनमें कोई भी ग्रह बैठ गए तो राशि दृष्टि के द्वारा वो ग्रह भी बाकी की राशियों पे, जिन पे की राशि दृष्टियां पड़ रही हैं, वहां पर अपना कोई ना कोई प्रभाव आवश्यक रूप से डालता हुआ नजर आएगा। अब एक एग्जाम्पल को लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीजें लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं। तो ये आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो गुरु और ये केतु हैं, ये मेष राशि है। मेष राशि का जो एस्पेक्ट है, या मेष राशि पे पढ़ने वाला जो एस्पेक्ट होगा वो कहां से आएगा? तो मैंने आपको बताया वो 8 नंबर की राशि, वो 11 नंबर की राशि और कहीं ना कहीं वो सिंह राशि 5 नंबर की राशियों से आएगा। अब इस स्थिति में आप देखिए 5 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो गुरु और केतु के ऊपर 5 नंबर की राशि से कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं आ रहा। ठीक, 8 नंबर की राशि में गुरु और केतु के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं आ रहा। लेकिन 11 नंबर की राशि में बुध और शुक्र बैठे हैं, इसका प्रभाव आ रहा है, इसका प्रभाव आ रहा है। पहली चीज। दूसरी बात समझिए, यहां पे गुरु और केतु के ऊपर एक तरीके से 12वां भाव परेशानियों का प्रभाव आ रहा है। वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन राशि का प्रभाव आ रहा है। इसी तरीके से साहस और पराक्रम, तीसरे भाव का प्रभाव गुरु और केतु के ऊपर आ रहा है, नेचुरली आ रहा है। और छठा भाव संघर्ष का है, वो भी नेचुरली आ रहा है। अब गुरु जो हैं वो यहाँ पे एक तो अष्टम में बैठे हैं, तो हम में से बहुत से लोग ये कह देंगे कि अष्टम में गुरु बैठे हैं तो वैसे भी संघर्ष दिखाएंगे, परेशानियां दिखाएंगे, लाजमी था। लेकिन जो परेशानियों के रूप आए हैं, जो परेशानियों का तरीका आया है, उसको जब हमने देखा तो हम दंग रहे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा चल रही है, या अगर कुछ पर्टिकुलर राशियों की दशा चल रही है, राशियों की दशाओं पे कभी अलग चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन इस बात को समझिए, अगर किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशा चल रही है तो उस ग्रह के ऊपर जिन जिन राशियों से भी प्रभाव पड़ रहा होगा, चाहे उनमें ग्रह बैठे या नहीं बैठे, वो सभी प्रभाव उस ग्रह की दशा में भी इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे। जब यहाँ पे इनका कोविड के टाइम के अंदर फैमिली में हस्बैंड की डेथ हुई, ससुर जी की डेथ हुई, फादर की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं एक झटके में कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी हुई। गुरु केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, केतु के हवाले बैठे हैं, अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, वीडियोशिप हो रही थी, लेकिन वीडियोशिप के साथ साथ 2 जिंदगियां और साथ ही साथ गई। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? दुखों का पहाड़ टूटना, 12वां भाव, जो कि सीधे सीधे दिखाता है कि बहुत ज्यादा चुनौतियां, परेशानियां महसूस होंगी। एक चीज। दूसरा, तीसरा भाव एक्टिव हो गया, यानी कि खुद को साहस पराक्रम करके अब चुनौतियों से लड़के आगे आना पड़ेगा, जो हम नहीं थे वो हमें बनना पड़ेगा। यह परिस्थिति गुरु जैसे ग्रह की दशा में देखने को मिली है। तो राशि का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो राशियां जिन जिन भाव में बैठी हैं, वो भाव के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जोड़ के काम करने लगती हैं। इसी तरीके से छठा भाव, जो कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, चुनौतियां, संघर्षों को दर्शाता है, वो भी गुरु के साथ कनेक्ट हो रहा है, या गुरु इन भाव से भी इनडायरेक्टली राशि दृष्टि के कारण कनेक्ट हो रहा है। और इसकी वजह से गुरु की दशा में चुनौतियों का सामना बेहद ज्यादा मात्रा में करना पड़ता नजर आ रहा है। जबकि नवांश के आधार पर अगर मैं कहता तो गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी कि भाग्य की तरफ जाना था, इनको नक्षत्र लेना था केतु का, अष्टम का प्रभाव लेके भाग्य की तरफ जाना था। लेकिन भाग्य की तरफ जाने के बावजूद ये जो प्रभाव है राशि दृष्टि का, वो नहीं खत्म होता।
ठीक है। अब इसी तरीके से आप मान के चलिए कि जैसे ये लगन है, इस लगन के अंदर अगर हम प्रभाव देखने चलेंगे कि कितनी राशियों की दृष्टियां यहां पर है, ये द्वितीय भाव है, तो यहां पे जितने भी ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपस में सब केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल का प्रभाव इनडायरेक्टली राशि दृष्टि से सप्तम भाव के ऊपर है। सूर्य का इनडायरेक्ट प्रभाव बिना खुद की दृष्टि दिए कहीं ना कहीं दसम पर है, लगन पर है और चौथे भाव के ऊपर भी है। चंद्रमा का प्रभाव भी कहीं ना कहीं लगन में तो बैठने की वजह से है, चौथे पर भी है, साथ ही साथ आपके सप्तम पर भी आएगा और आपके दसम पर भी आएगा। इस तरीके से एक पर्टिकुलर ग्रह की दशा कई बार बहुत सारे परिणामों को अपने अंदर मिक्स कर लेगी। जिन जिन राशियों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही होगी, उन भावों के प्रभाव भी उसके साथ इंक्लूड होते चले जाएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। सिर्फ इस बात पर मत रुकिए कि एक ग्रह एक जगह पे एस्पेक्ट करता है। ग्रह का किसी चीज की तरफ दृष्टि देना ये इस बात का सूचक है कि किसी चीज की मनोकामनाएं हैं। मैं किसी चीज पे अगर अपनी दृष्टि दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं उस चीज को बाकी के चीजों से ज्यादा अहमियत दे रहा हूं। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं सामने वाली चीज को ज्यादा अहमियत दूंगा, मेरी दृष्टि सामने होगी। इसी तरीके से अगर मैंने अपनी गर्दन घुमाई कहीं पर और मैं किसी जगह पे दृष्टि देने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं किसी चीज को पिन पॉइंट करना चाह रहा हूं। यह होती है ग्रह की दृष्टि। लेकिन ग्रह की दृष्टि से ज्यादा बड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है राशि की दृष्टि, क्योंकि राशि की जो दृष्टि है वो दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित करती है बिना किसी एक जगह पे केंद्रित किए हुए। इस कारण से जब कभी भी कोई ग्रह या जब कभी भी कोई भाव किसी राशि को लेता है तो वो भाव अपने राशि की दृष्टि के द्वारा बाकी के भाव को किसी ना किसी रूप में प्रभावित आवश्यक रूप से करता हुआ नजर आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था कि श्री कृष्ण जी का जो लगन है वो वृषभ लगन है। अब आप जैसे वृषभ लगन को देखेंगे, 2 नंबर की राशि को उठाएंगे तो यहां पर वृषभ लगन जब हम बनाते हैं तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इनकी दृष्टि प्रभाव यहां पे जा रहा है तीसरे भाव पे, ये आ रहा है छठे भाव पे और ये आ रहा है भाग्य भाव पे। इसलिए मैंने आपको बोला कि श्री कृष्ण जी को देखिए, एक इतनी बड़ी प्रतिभा, वो किसी के एक तरीके से दूत बन के गए, तीसरा भाव संदेशवाहक बन के गए। ठीक। दूसरा, युद्ध ना हो वो टले लेकिन फिर भी युद्ध का हिस्सा बनना है। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ का कनेक्शन है। और साथ ही साथ धर्म भाव वो भी 10 नंबर की राशि के साथ आएगा जो कि कर्म है, तो कर्म को ही धर्म बता के पूरा गीता का ज्ञान भी दिया गया। तो ज्ञान के अंदर भी अगर कोई चीजें लिखी, कोई बात बोली गई तो भी तीसरा भाव फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से राशि दृष्टि की अपनी एक बहुत अहमियत है। वो प्रभाव हर बार देखने को मिलेगा। जब हम कभी राशि के आधारित दशाओं पे चर्चाएं करेंगे तो वहां पे इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग कारक ग्रह, चर कारक, नैसर्गिक कारक ग्रह राशि की दृष्टि के साथ जुड़ जुड़ के काम करते हैं। विवाह कब होगा, कब नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होते हैं और हम उसको ग्रहों के उसमें खोजने की कोशिश करते हैं, जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन राशियों की दशाओं में जब आप चीजों को स्पेसिफाई करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इस बात को कोशिश करिएगा समझने की कि राशि की दृष्टि कितनी कहां पर जा रही है। और जो मैंने आपको बोला था कि टेबल आप क्लिक कर लें, उससे आप इस बात को समझिएगा कि एक पर्टिकुलर राशि में बैठा हुआ ग्रह किस तरह से आपकी दूसरी चीजों को प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद।